हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं। मैं हूँ गणेश कसौदन और गुप्ता सर क्लासेज में आज आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 12 फिजिक्स के रे ऑप्टिक्स के लेंस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5। आज के इस लेक्चर में हम रेखीय आवर्धन पर चर्चा करेंगे और रेखीय आवर्धन का डेरिवेशन भी करेंगे। रेखीय आवर्धन से रिलेटेड हर बात को जानेंगे। आज का लेक्चर हिंदी में होगा। कुछ विद्यार्थियों का कमेंट है कि हिंदी में सर पढ़ाइए, कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश में। तो सेपरेट लेक्चर दे रहे हैं, हिंदी का अलग या इंग्लिश का अलग, क्योंकि एक साथ दोनों लेक्चर लेने पर लंबा वीडियो हो जाता है। चलिए हम रेखीय आवर्धन पर चलते हैं। लेंस के रेखीय आवर्धन पर, लेंस का रेखीय आवर्धन, लेंस का रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो इससे रिलेटेड कुछ बातों को जान लेते हैं, उसके बाद तो हम डेरिवेशन पर चलते हैं। पहली बात ये कि इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात ये क्या है, यह है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है। अनुपात होता है। यह प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है। तो सूत्र क्या होगा इसका, m इक्वल टू एच डैश अपान एच, बराबर ये भी कर सकते थे आई डैश अपान ओ डैश, ओ डैश। कैसे? चिन्ह सहित है, चिन्ह सहित लिखते हैं। ये फार्मूले में चिन्ह सहित लिखते हैं। यह प्रतिबिंब की लंबाई, यह प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का तुलनात्मक अध्ययन होता है। यह प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का तुलनात्मक अध्ययन होता है। इससे आवर्धन से ये पता चलता है, यह हमें प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से कितने गुना अधिक है इसकी जानकारी देता है। यह प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से कितने गुना अधिक है अथवा कम है इसकी जानकारी देता है। तो 3-4 बातें इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। यह प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का तुलनात्मक अध्ययन होता है। यम इक्वल टू ये फार्मूला होता है
चिन्ह सही लेते हैं। ये प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का तुलनात्मक अध्ययन होता है। हाँ, और यह देखिए, यह हमें प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से कितने गुना अधिक अथवा कितने गुना कम होता है इसकी जानकारी देता है। अब देखिए एक बात और जान लें कि प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई सदैव धनात्मक होती है। वस्तु की लंबाई क्या होती है? सदैव धनात्मक होती है। ये धनात्मक क्यों होता है भाई? ये चिन्ह परिपाटी जान लेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। चिन्ह परिपाटी मैंने बताया है पहले भी, फिर भी जान लें। ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु के इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। अगर लेंस ही ले लेते हैं तो ये लेंस का इधर का चिन्ह सब धनात्मक, इधर ऋणात्मक, ऊपर अगर है ऐसे तो धनात्मक, उल्टा है तो ऋणात्मक। और वस्तु कैसा रखा जाता है? ऊपर रखा जाता है। तो वस्तु की लंबाई हमेशा क्या होगी? धनात्मक होगी, सदैव धनात्मक। और वस्तु इसमें क्या है? यच है, अर्थात यच इक्वल टू क्या होगा? धनात्मक। अब प्रतिबिंब के लिए देखिए, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई कंडीशन के ऊपर रहता है, कब धनात्मक होगा कब ऋणात्मक होगा। इस बात को देखिए, दो कंडीशन। पहला कंडीशन ये कि वास्तविक अगर प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। ये बात जानते रहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? उल्टा होता है, उल्टा। तो इसके लिए क्या होगा? उल्टे के लिए क्या होगा? उल्टा नीचे की तरफ आता है तो ऋणात्मक, ऋणात्मक। और हाँ, आभासी अगर है, आभासी प्रतिबिंब, आभासी एक बात जान लें कि हमेशा सीधा रहता है, सीधा होता है। तो इसके लिए क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब के लिए सीधा होता है। तो सीधा क्या होता है? ऊपर होता है। ऊपर क्या होगा? धनात्मक, धनात्मक। इस प्रकार से यम को देखा जाए, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यम क्या होगा? ऊपर माइनस, क्योंकि प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा। तो उल्टा है तो ऊपर माइनस, अब वस्तु है नीचे, ये एच डैश अपान एच है तो एच क्या होगा? माइनस में होगा, और माइनस एच डैश लिख देते हैं और ये प्लस एच लिख देते हैं। अल्टीमेटली मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक, ऋणात्मक। अगर वस्तु वास्तविक है ना, वास्तविक है तो उल्टा। अगर वस्तु, अगर प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो आभासी, आभासी प्रतिबिंब के लिए आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। और सीधा प्रतिबिंब क्या होता है? धनात्मक होता है। इस प्रकार यम बराबर प्लस एच अपान प्लस एच डैश अपान एच बराबर क्या होगा? धनात्मक। मतलब एक बात है कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो उसका रेखीय आवर्धन ऋणात्मक, और आभासी प्रतिबिंब है तो रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है। अब इसके बाद हम चलते हैं डेरिवेशन पर। इसका डेरिवेशन कैसे होगा इसको जान लें थोड़ा। तो इसे हम इरेज करते हैं।
हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो मेरा एक विशेष रिक्वेस्ट है, प्यार भरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें और दिल करे तो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। तो चलिए हम डेरिवेशन पर चलते हैं। उत्तल लेंस के रेखीय आवर्धन का डेरिवेशन कैसा होगा। तो डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक फिगर बनाते हैं। इंटरमीडिएट में उत्तल लेंस जो होता है पढ़ा जाता है, जो वो एकदम थिन लेंस पढ़ की बात की जाती है। हम थिन लेंस बना दे रहे हैं और ये लेंस का मुख्य अक्ष होता है और ये इसका प्रकाशीय केंद्र होता है। हम प्रकाशीय केंद्र को सी से मान लेते हैं, ओ से भी मान सकते थे ऑप्टिकल सेंटर, हम सी से मान ले रहे हैं। इसकी अच्छा एक बात पता चलेगा। हम इसके बाद क्या करते हैं, फोकस बिंदु को दर्शा देते हैं। ये मान लेते हैं कि F2 है और हाँ, लेंस में F2 का ही महत्व है। इसे द्वितीय फोकस कहते हैं अथवा मुख्य फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस में कब ये फोकस धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, इसमें कौन होगा, ये सारी बातें इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में जाकर देख लें। हमारा विशेष रिक्वेस्ट है कि लेंस का प्रीवियस का लेक्चर जरूर देखें, उसी से सब बातें क्लियर हो जाएगा। अगर प्रीवियस लेक्चर देख लेते हैं समय, तो अब ये ऐसा आ गया है कि ये 2F2 है। टीचर खुद ही कंफ्यूज जाते हैं। बहुत सारे हैं टीचर, ऐसा नहीं बहुत टीचर नहीं है, अपने खुद कंफ्यूज रहेंगे, बच्चों को भी कंफ्यूज कर देते हैं, ऐसे भी टीचर हैं। ये है 2F1 और ये है F1। तो हमें रेखीय आवर्धन का एक सूत्र डेराइव करना है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक पहले फिगर बनाते हैं। ये है वस्तु और वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे। वस्तु के प्रतिबिंब बनाने के लिए मात्र 2 रेज, उसी से प्रतिबिंब बन जाए। पहली रेज को हमेशा क्या करते हैं, मुख्य अक्ष की समांतर ले जाते हैं, आपतित कराते हैं। पहली रेज है ये, मुख्य अक्ष के समांतर हम आपतित करा दिए और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से गुजरती है। मुख्य फोकस से नाप करके दूरी को लेंगे तभी ये फिगर सही बनेगा। एकदम एग्जैक्ट दूरी लेना चाहिए। और दूसरी प्रकाश की किरण को हमेशा प्रकाशीय केंद्र से गुजारते। हालांकि यहाँ से गुजारते तो भी प्रतिबिंब वही बनता, लेकिन हम प्रकाशीय केंद्र से ही गुजारेंगे। और प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, सीधे निकल जाती हैं बिना मुड़े। ये देख रहे हैं, ये यहाँ गया प्रतिबिंब कुछ यहाँ पर बनेगा, द्वितीय 2F2 पर ये बनेगा प्रतिबिंब। अब क्या करते हैं, इसको हम नोटिफिकेशन दे रहे हैं। मान लेते हैं ये O डैश है, तो ये मान लेते हैं I डैश मान लेते हैं। अब इसी डायग्राम से हम रेखीय आवर्धन को डेराइव कर देंगे। इस डायग्राम में एक देख रहे होंगे, ट्रायंगल देख रहे हैं, ऐसा 2 ट्रायंगल की हम कल्पना कर रहे हैं। देख लें, यहाँ पर हम फिगर ट्रायंगल को निकाल करके बाहर दिखा दे रहे हैं। देखें, ये बाहर निकाल दिए हम। ये है O, ये है O डैश, और ये है C, और ये है I, और ये है I डैश। इसमें भी ये दिख रहा होगा O डैश, C, I डैश, I, और ये रेखा यहाँ पर। इन ट्रायंगल की बात करें तो ये देखने में ही लग रहा है 90 डिग्री। ये क्या है, ये भी 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। और ये अपोजिट एंगल है, ये भी एंगल इक्वल है। जब किसी 2 ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा एंगल भी अपने आप इक्वल होता है। हम बात करते हैं कि इन ट्रायंगल O डैश, C एंड I डैश C, इन दोनों ट्रायंगल में हम बात करते हैं तो क्या करते हैं, एंगल O डैश C बराबर एंगल I डैश C बराबर क्या, 90 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री हो गए। और दूसरी बात ये एंगल O C
ओ डैश बराबर बराबर आई सी आई डैश इक्वल है, बिकॉज अपोजिट एंगल है। क्या है? अपोजिट एंगल, ये अपोजिट एंगल है। जब दो एंगल बराबर तो तीसरा एंगल भी बराबर। सो ट्रायंगल ओ डैश सी एंड आई डैश सी क्या होंगे? समरूप होंगे, समरूप होंगे। और जब समरूप ट्रायंगल हो जाता है तो लंब का अनुपात बटे आधार का अनुपात इक्वल होता है। तो लंब का अनुपात क्या है? आई डैश बटे ओ डैश हम कर देते, ये लंब का अनुपात हो गया। हालांकि ओ डैश बटे आई डैश कर देते, लेकिन जरूरत क्या है? रेखीय आवर्धन में प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई होता है, इसलिए पहले हम इसको लिख दिए, उसके बाद इसको लिख दिए। अब क्या करते हैं? बराबर होता है आधार का अनुपात। आधार क्या है? आई डैश सी बटे ओ डैश सी, ये अनुपात बराबर हुए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अब इन लोगों को देख लेते हैं क्या ये चीजें। तो देखने से ये पता चल रहा है कि आई डैश ये क्या है भाई? ये प्रतिबिंब की लंबाई है। प्रतिबिंब की लंबाई को हम किससे लिखे हैं? एच डैश से। और प्रतिबिंब कैसा उल्टा, तो हम माइनस लिख दिए, माइनस एच। ओ डैश क्या है? ओ डैश वस्तु की लंबाई है, और वस्तु की लंबाई को हम एच से रिप्रेजेंट किए हैं, इसे लिख दिए प्लस में, क्योंकि ये सीधा है। ये इधर का लिख लिए, हम इसके बारे में लिख दें आई डैश सी क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, और ये दूरी क्या है? वस्तु प्रतिबिंब की दूरी को बताता है। इधर की दूरी धनात्मक होती है, इसे प्लस भी लिख दिए। अब देखिए ओ डैश सी बराबर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यह वस्तु की दूरी है, इसे हम इधर की दूरी को माइनस लेते हैं, इसे माइनस यू लिख दिए। और ये बना दिए थे समीकरण 1। देखते हैं क्या समीकरण 1 में आई डैश ओ डैश आई डैश सी एंड ओ डैश सी का मान रखने पर हम मान यहाँ पर रख दे रहे हैं इधर की तरफ। तो चलिए आई डैश बराबर माइनस एच डैश, ओ डैश बराबर प्लस एच बराबर, फिर आई डैश सी बराबर आई डैश सी प्लस वी, और ओ डैश सी बराबर माइनस यू। अब क्या करते हैं हम लोग? ये जो होता है आई डैश सी, अब ये जो होता है इसे हम यम कहते हैं। क्या कहते हैं? यम कहते हैं, यम कह देते हैं, क्योंकि एच डैश बटे एच बराबर क्या होता है? यम होता है। तो यम बराबर हो जाएगा, ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? माइनस हो जाता है, माइनस। वैसे देख ले, एक स्टेप और बढ़ा ले, न समझ में आता हो तो देखिए, माइनस ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, माइनस ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, इसे बीच में मान लेते हैं। एच डैश बटे एच बराबर माइनस वी अपान, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। एच डैश बटे एच बराबर होता है यम, अतः यम इक्वल टू हो गया वी अपान यू। ये लेंस के सूत्र का है फार्मूला। लेंस के सूत्र में ये वी और प्रकाशिक दूरी से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में कोई चिन्ह नहीं लेते हैं, बात समझे। अच्छा, ये दर्पण रहा होता तो ये माइनस आ जाता है, यहाँ पर माइनस लिखते हैं। वैसे लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल टू हो तो 1/v माइनस 1/u, और मिरर सूत्र होता है दर्पण का 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो जिसके सूत्र में माइनस आता है उसके रेखीय आवर्धन में प्लस रहता है, और जिसके सूत्र में प्लस आता है उसके रेखीय आवर्धन में माइनस लेते हैं। ये ट्रिक्स है,
इसे याद रखेंगे। तो ये उत्तल लेंस के कारण हम लोग जान लिए क्या, रेखीय आवर्धन। अब एक जल्दी से हम लोग देख लेते हैं अवतल लेंस के कारण आवर्धन, रेखीय आवर्धन, अवतल लेंस का रेखीय आवर्धन। अवतल लेंस का रेखीय आवर्धन। तो अवतल लेंस के रेखीय आवर्धन के डेरिवेशन के लिए हम एक फिगर फिर से बनाएंगे अवतल लेंस का। ये है अवतल लेंस और ये इसका मुख्य अक्ष और इसका ये प्रकाशीय केंद्र, और यहाँ मान लेते हैं F1। अवतल लेंस का F1 दाहिने साइड होता है, किसका F1 दाहिने साइड, किसका बाएं साइड में। ये सारी बातें इसके प्रीवियस वाले लेक्चर को देख करके ही जान लेंगे। ये हो गया 2F1। इतनी ही दूरी पर हम लेते हैं इधर इसका मुख्य फोकस, ये है 2F2 और ये है F2। अब क्या करते हैं, एक वस्तु रखते हैं और इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। बिना प्रतिबिंब बनाए इन सब चीज फार्मूले का डेरिवेशन नहीं होता है। प्रतिबिंब बनाने के लिए मैंने बताया कि हमेशा दो रेखा लेकर चलते हैं, पहली प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी को हम प्रकाशीय केंद्र से गुजारते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार अपवर्तित होती हैं जैसे लगता है कि मुख्य फोकस से आ रहा हो। तो हम ऐसे अपवर्तित करा रही हैं, ये अपवर्तित हो गया किरण, और ये प्रकाश की किरण को हम प्रकाशीय केंद्र से गुजार देते हैं। प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें सीधे निकल जाती हैं, और ये सीधे निकलने वाली दोनों अपवर्तित किरणें कहीं पर मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये डाइवर्ट हो रही हैं, फैल रही हैं। तो डाइवर्टिंग रेज कभी मिलती नहीं है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को पीछे ले जाते हैं, इसको भी पीछे ले जाते हैं और इसको भी पीछे लाते हैं। तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब बना हुआ दिखाई देता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर आंख लगाए हुए है तो इसे इस प्रतिबिंब का यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब दिखाई देगा। ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। अब देखिए इसका नाम हम कोई दे देते हैं, ये है आई और ये है आई डैश, आई डैश इसका प्रतिबिंब हो गया। अब इसमें भी हम तो एक ट्रायंगल की बात करेंगे। यहाँ पर एक ट्रायंगल हम बाहर करके दिखा दे रहे हैं, बड़ा भी हो जाएगा, थोड़ा बाहर करेंगे तो ये देखें, ये देखें, ये है आई, ये आई डैश, ये सी माने हैं, और ये है ओ, ये है नहीं ओ डैश। ये दोनों ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल में ये दोनों एंगल क्या हैं, 90 डिग्री हैं, 90 डिग्री। और ये एंगल जो है दोनों एंगल का कॉमन एंगल है, इसलिए दोनों ट्रायंगल का दो एंगल क्या है, इक्वल है, तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, और इसलिए ये भी दोनों क्या हैं, समरूप हैं। तो हम लिख देते हैं इन ट्रायंगल ओ ओ डैश सी एंड आई डैश सी। दोनों ट्रायंगल में देखें एंगल ओ ओ डैश सी बराबर आई डैश सी बराबर क्या, 90 डिग्री। एंगल ओ सी नहीं, हाँ ओ सी ओ डैश बराबर एंगल आई सी आई डैश, विकास क्या है, कॉमन एंगल है, दोनों में कॉमन है। सो ये कहा जा सकता है कि ट्रायंगल ओ ओ डैश सी एंड आई डैश सी क्या है, समरूप है, समरूप है। और जब समरूप होते हैं तब क्या करते हैं, लंब का अनुपात बटे आधार का अनुपात कर देते हैं। तो लंब का अनुपात क्या है, आई डैश बटे ओ ओ डैश बराबर आधार का अनुपात क्या होगा, आधार है एक बार सी आई डैश, इस ट्रायंगल का आधार ये और इस ट्रायंगल का आधार सी ओ डैश। अब देख लेते हैं आई क्या है, सी क्या है, ये सब क्या है। तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, आई डैश बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, और प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, एच डैश, और चूंकि शुद्ध सीधा है तो धनात्मक,
ओ डैश बराबर वस्तु की लंबाई h, ये भी सीधा है, ये भी धनात्मक। और क्या है भाई, और है सी आई डैश प्रतिबिंब की दूरी है, प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, और चूंकि इधर है तो माइनस में रहेगा, माइनस भी, इधर की दूरी सब माइनस में। उसके बाद है सी ओ डैश बराबर क्या है, ये वस्तु की दूरी है, इधर है तो माइनस में, माइनस में। अब इस समीकरण में सबका मान रखने पर लिख देते हैं, समीकरण 1 में आई डैश ओ डैश सी आई डैश एंड सी ओ डैश का मान रखने पर, तो मान रख दीजिए, क्या मिलता है, ये है प्लस एच डैश अपान प्लस एच बराबर प्लस भी नहीं माइनस भी अपान माइनस यू, ये प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, एच डैश अपान एच बराबर यम, अतः यम इक्वल टू भी अपान यू, या ऐसे भी लिख सकते थे, यम इक्वल टू एच डैश अपान एच बराबर भी अपान यू। ये हो गया लेंस के रेखीय आवर्धन का सूत्र। अब यहाँ तक कंप्लीट है। इसके बाद हम इसके अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे दो पतले लेंसों का कंबाइंड फोकस दूरी। तब तक के लिए बाय बाय।